हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड जो हमारा और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन बचा हुआ है उसकी बात करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहली चीज फिर से है प्लेफेयर्स एक्सियम। नाम बहुत बड़ा है ना, प्लेफेयर्स एक्सियम। लेकिन है क्या चीज ये? अब ये सिंपली ये स्टेट करता है, स्टेटमेंट पे अपन बाद में जाएंगे, पहले समझ लेते हैं कहना क्या चाहता है। तो यहां पे ये कहना चाहता है प्लेफेयर्स एक्सियम का मतलब क्या है। अगर आप कोई भी एक लाइन खींच लेते हो, ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट आपको दे दिया जाए जो इस लाइन पे लाई नहीं करता, सपोज, ठीक है, ये आपकी लाइन है ये भी, और क्या दिया जाए कि एक पॉइंट आपको दे दिया गया है जो इस लाइन पे लाई नहीं करता है, तो पी पॉइंट है। ठीक, अब पी पॉइंट से पास होने वाली तो बहुत सारी लाइंस होंगी। एक पी पॉइंट से पास होने वाली तो इनफाइनाइट लाइंस होंगी, है ना। कल हमने लिखा भी था इसको, एक्सियम भी है ना, एक्सियम या पोस्टुलेट जो भी हो, उसमें हमने लिखा भी था कि एक पॉइंट से होकर के हम इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारी लाइंस खींच सकते हैं। लेकिन इनमें से एक ही लाइन ऐसी होगी जो पी पॉइंट से पास कर रही हो, उनमें से एक ही लाइन ऐसी होगी जो कि ए बी लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, क्या कहा मैंने? पी पॉइंट से पास करने वाली सिर्फ एक ही लाइन होगी जो कि ए बी के पैरेलल होगी। तो पी पॉइंट से पास करने वाली एक ही लाइन होगी जो कि ए बी के पैरेलल होगी। यही प्लेफेयर्स एक्सियम है, बस और कुछ नहीं। कि एक लाइन दी हुई थी, आपको एक ऐसा पॉइंट दे दिया गया जो कि लाइन पे लाई नहीं करता था, तो उस पॉइंट से होकर के आप सिर्फ एक ही ऐसी लाइन खींच सकते हो जो कि ए बी के पैरेलल। बस यही आपका स्टेटमेंट है प्लेफेयर्स एक्सियम का। ठीक है, बात तो छोटी सी ही बात है, ठीक है, कुछ नई बात तो है नहीं। आइए सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि ये कह क्या रहा है, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट है कि फॉर एवरी लाइन एल, ठीक है, ये लाइन अगर एल मतलब ए बी को एल बोल दिया, तो फॉर एवरी लाइन एल, ठीक है, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, एंड फॉर every point P not lying on, ठीक है, not lying on L, ठीक है, P point L पे लाई नहीं करता है, there exists a unique line, there exists a unique line, there exists a unique line passing through P and parallel to L, ठीक है, कैसा हो? पैरेलल टू गिवन लाइन L। ठीक है, ये आपका प्लेफेयर्स एक्सियम थ्योरम मतलब एक्सियम का स्टेटमेंट है। यही बात करी थी। इसी चीज को दूसरे तरीके से एक और लैंग्वेज में हम कैसे लिख देते हैं, तो उसका स्टेटमेंट आता है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब अगर दो इसी का दूसरा फॉर्म कि अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, two distinct intersecting lines cannot be parallel इधर लिख देता हूं, है ना, cannot be parallel to same line। मतलब दो अलग अलग लाइंस हैं, ठीक है, और अगर वो इंटरसेक्टिंग है, दो अलग अलग लाइंस हैं और वो कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है ना। तो अगर वो इंटरसेक्टिंग होगी तो ऑब्वियसली किसी एक लाइन के पैरेलल दोनों नहीं हो सकती ना भाई। इंटरसेक्टिंग तभी होंगी जबकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो, ठीक है। तो किसी तीसरी लाइन के ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये L1 और L2 आपके इंटरसेक्टिंग हैं, है ना, L1 और L2 आपके इंटरसेक्टिंग हैं, और L1 और L2 बोथ आर पैरेलल टू L3, L1 इज पैरेलल टू L3, L2 इज पैरेलल टू L3। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि L1 और L2 दोनों ही किसी लाइन के पैरेलल हो, किसी एक लाइन L3 के पैरेलल हो। तो उसी बात को ये कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन।
तो ये आपका चाहे ऐसे कह दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, ये आपका दोनों चीजें सेम है, प्ले फेयर्स एक्सियम ही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि किसी लाइन पे लाई नहीं करता है, उस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक ही लाइन खींची जा सकती है। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि L1 और L2 अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो कोई ऐसी लाइन L3 नहीं हो सकती जो कि L1 और L2 दोनों के पैरेलल। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा प्ले फेयर्स एक्सियम का स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, आइए अब कुछ बात कर लेते हैं हम छोटे छोटे क्वेश्चंस की, और उसके बाद हम कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, है ना। क्या कह रहा है, हाउ मेनी प्लेन्स कैन बी मेड टू पास थ्रू 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेन्स, ठीक, हाउ मेनी प्लेन्स कैन बी, ठीक है, कैन बी मेड टू पास थ्रू, ठीक है, पास थ्रू 3 डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहा जा रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उनसे आप कितने प्लेन्स बना सकते हो। तो अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएं, ठीक है, तो उससे आप प्लेन समझते ही हो, जैसे ये आपका एक प्लेन है ना, तो 3 पॉइंट से आप कितने प्लेन्स बना सकते हो। 3 पॉइंट अगर गिवन है तो 2 पॉइंट अगर सोचो आपके पास दे दिए जाएं, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके पास ये सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों से पास करने वाले बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेन भी हो सकता है ये वाला सरफेस, ठीक है, जिसपे ये पॉइंट और ये दोनों 2 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तब भी ऐसा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वहीं पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मैं किसी एंगल पे कर दूं, ठीक है, इस तरीके से, ये भी एक प्लेन है जिसपे वो दोनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करते होंगे, है ना, इस तरीके का कर दूं तब भी हमारे पास वो दोनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट से होकर के आपके पास इनफाइनाइट प्लेन्स बन सकते हैं, 2 पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 पॉइंट लगा दोगे, जैसे मैंने कहा कि सपोज ये पॉइंट है, या फिर 2 पॉइंट में इसी यहां पे ले लेता हूं कि एक ये पॉइंट रहा, एक ये पॉइंट रहा, और एक मान लीजिए आपके पास तीसरा पॉइंट कहीं इधर आ गया, मान लीजिए यहां पे आपका तीसरा पॉइंट है। तो इन तीनों से होकर के क्या प्लेन बनेगा, एक ऐसा ही प्लेन बनेगा ना, जैसे एक ट्रायंगल टाइप का, आप मान लीजिए इन दोनों को ज्वाइन करिए और उससे इस तीसरे पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो एक ट्रायंगल टाइप का जो चीज बनेगी वही चीज आपकी प्लेन फॉर्म कर पाएगी, उसी को आप एक्सटेंड कर दें, क्योंकि प्लेन ऐसा तो है नहीं कि प्लेन सिर्फ ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगल के बाहर इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये प्लेन है तो ऐसा नहीं है ना कि जितना आपको दिख रहा है उतना ही प्लेन है, प्लेन तो ये बाहर एक्सटेंड होता रहेगा। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि ये 2 पॉइंट्स थे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे था, तो हमने कहा कि इन तीनों को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को अगर स्ट्रेच आउट कर लें तो आपके पास एक प्लेन बनके रेडी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हाउ मेनी प्लेन्स कैन बी मेड टू पास थ्रू 3 डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू 1। 3 पॉइंट से होकर के आप एक प्लेन डिसाइड कर सकते हो। 2 पॉइंट से ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट से आपके पास इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। जैसे इन 2 पॉइंट से होकर के ये प्लेन भी है, ठीक है, इस तरीके का एक प्लेन ले लो वो भी लाइक करेगा, ऐसा ले लो वो भी लाइक करेगा, बस ओरिएंटेशन बदलते जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करते जाओ। ये दोनों पॉइंट तो उस प्लेन पे हमेशा, ठीक है, ये इस प्लेन पे, इस प्लेन पे, इस प्लेन पे, सब पे ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो हल्का हल्का ओरिएंटेशन बदलते गए, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आपसे कहा जा रहा है थ्योरम। थ्योरम मतलब जिसको आपको प्रूव करना पड़ता है यूजिंग दोस डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। क्या है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। तो यूक्लिड ने इसको किस तरीके से प्रूव किया, उन्होंने एक्सियम्स वगैरह देने के बाद कुछ अपने थ्योरम्स दिए। ठीक है, थ्योरम्स मतलब यही जो आप क्वेश्चंस करते हो, है ना, जो आपने मतलब मेरे ख्याल से जो आपने अभी तक भी पढ़ी होगी ज्योमेट्री, उसमें भी आपने बहुत सारी चीजें कुछ प्रूव वगैरह करी होंगी। तो उसको प्रूव करने के लिए भी उन्होंने क्या किया, उसके साथ साथ एक्सियम्स वगैरह देने के बाद उन्होंने कुछ इस तरीके के 400 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से। ठीक है, उनको बोल दिया थ्योरम। ठीक है, वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से करके थे और सभी आपस में कनेक्टेड थे। और कहीं ना कहीं उनकी हाइंडसाइट में
आपके पास जो एक्सियम्स पोस्टुलेट्स है उनका यूज ऑब्वियसली हो ही रहा था, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, उनका यूज तो होगा ही होगा। तो उन्हीं में से देखी कि किस तरीके से यूक्लिड ने इसको प्रूव किया। तो उन्होंने कहा कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप कि यूक्लिड के जो एक्सियम्स पोस्टुलेट्स थे उनके थ्रू हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो हमने कहा कि हमने कहा कि ये कहता है कि चलो ठीक है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस अगर प्रूव करना है कि दो अलग अलग लाइंस अगर हैं तो उनके बीच मैक्सिमम एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, ठीक है, वो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक से ज्यादा दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने क्या बोला, एज्यूम दैट दे इंटरसेक्ट, ठीक है, या फिर इंटरसेक्ट ना बोलो, एज्यूम दैट दे हैव 2 पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है, दे हैव 2 पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है, उनमें 2 पॉइंट्स कॉमन है आपके। ओके, तो 2 पॉइंट्स अगर आपके कॉमन है तो ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है, 2 पॉइंट्स अगर आपके कॉमन है तो क्या होगा, 2 पॉइंट्स अगर कॉमन है तो इसका मतलब हुआ कि सपोज कैसा आ रहा होगा कि 2 लाइंस हैं, है ना, और ये 2 बार इंटरसेक्ट करती हैं। मान लो एक तो P पॉइंट पे करती हैं और एक बार कहीं और जाके Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने लग गई, ठीक है। तो P और Q के बीच सोचो, कहीं मान लो आगे जाकर के सपोज यहां Q भी था जहां दोनों इंटरसेक्ट करते थे, मतलब ये लाइन L1 और ये लाइन L2, ये P से भी पास करती है और Q से भी पास करती है, ऐसा हो गया ना, मतलब P और Q, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, L1 और L2 दोनों PQ से पास करते हैं, ठीक है। तो L1 एंड L2 बोथ पास थ्रू P एंड Q, ठीक है। इसका मतलब P और Q को ज्वाइन करने वाले, P और Q 2 पॉइंट्स थे, इनको ज्वाइन करने वाले 2 लाइंस हो गई ना, कि देयर आर 2 लाइंस विच कैन ज्वाइन पॉइंट्स P एंड Q, ऐसा बोल सकता हूं। L1 और L2 दोनों P और Q से पास करते हैं, इसका मतलब कि देयर आर 2 लाइंस L1 एंड L2 ज्वाइनिंग P एंड Q, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले आपके पास L1 और L2 दोनों लाइंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर P एंड Q को ज्वाइन करने वाले आपके L1 और L2 दोनों लाइंस हैं, ओके, तो इस केस में आपका जो पोस्टुलेट था, जो एक्सियम था, वो आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सियम क्या था कि 2 पॉइंट से होकर के आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, यही था कि 2 पॉइंट से होकर के एग्जैक्टली एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट हमारा जो एजम्पशन था उसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ये एज्यूम करके हम आए और उससे हमारे पास एक ऐसी चीज निकल करके आई कि विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स एक्सियम, बल्कि एक्सियम ने इसको पोस्टुलेट कहा गया था ना, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स पोस्टुलेट्स, ठीक है। उसने क्या किया, आपके पोस्टुलेट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, उसको गलत प्रूफ कर दिया, तो वो तो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया है वो वाली बात गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो उनके एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स थे उनके थ्रू हमने डायरेक्टली इसको प्रूव कर लिया यहां पे, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड, इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 लाइंस विच आर बोथ पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। 2 लाइंस हैं, दोनों पैरेलल है किसी तीसरी लाइन के, ठीक है, L1 है और एक लाइन है मान लीजिए L2, तो L1 भी L3 के पैरेलल है, ये L1 है और ये L2 है, L1 भी L3 के पैरेलल है और L2 भी L3 के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वी हैव टू प्रूव कि L1 और L2 आपस में पैरेलल होंगे। कॉमन सी बात है, सिंपल सी, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि मान लिया ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मान लिया कि ये पैरेलल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर ये पैरेलल नहीं है, हमने मान लिया, ठीक है। अब ये तो गिवन इंफॉर्मेशन थी, हमने क्या किया,
सपोज, ठीक है, हमने फिर से उल्टा मान लिया, सपोज L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, L1 और L2 पैरेलल नहीं है। तो अगर पैरेलल नहीं है तो एक बार इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सपोज L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट, ठीक है, दे इंटरसेक्ट एट P, तो वो इसी एक पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, है ना। तो L1 और L2 ने मान लीजिए P पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट किया, ये मान लीजिए P पॉइंट था, ठीक है। तो P पॉइंट से एक तरीके से दो लाइंस हो गई, L1 और L2 हो गई ना। P पॉइंट से आपके पास दो लाइंस हो गई, L1 और L2, और दोनों ही कैसी हैं, L3 के पैरेलल है। मतलब क्या हो गया, इस बात को कहने का मतलब कि थ्रू P, ठीक है, थ्रू P वी कैन ड्रॉ टू लाइंस L1 एंड L2, ठीक है, विच आर पैरेलल टू L3, ठीक है। L1 और L2 P के थ्रू हम दो लाइंस बना लिए, L1 और L2 जो कि L3 के पैरेलल है। अब ये आपका प्लेफेयर्स एक्सियम जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। ये बात वो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमने यही कहा था उस एक्सियम में कि एक्सटर्नल मतलब एक P पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल, L3 के पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है, जबकि हमें क्या पता चल रहा है कि P से हम L1 भी खींच लेंगे और L2 भी खींच लेंगे। और हमने ये क्वेश्चन में तो कही रखा है कि L1 आपका L3 के पैरेलल है, L2 भी L3 के पैरेलल। तो यहां पे ये बन गया कि हमने भी कहा कि फिर से हम उल्टा मान ले रहे हैं कि चलो ठीक है L1 L2 पैरेलल नहीं है, तो हमने कहा कि L1 L2 अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं P पे आके इंटरसेक्ट करेंगे, फिर इसका मतलब होगा P से दो लाइंस जाती होंगी, L1 भी और L2 भी, और दोनों लाइन L3 के पैरेलल है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट से होकर के किसी एक लाइन के पैरेलल दो लाइंस खींची जा सके, क्योंकि ये प्लेफेयर्स एक्सियम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो एक्सियम तो रॉन्ग नहीं हो सकता, इसका मतलब जो हमने सपोज कर रखा है ये वाली चीज रॉन्ग है, और इसका मतलब कि एक्चुअली, ठीक है, L1 और L2 आपके पैरेलल होंगे। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन से हमने कुछ बेसिक से प्रूफ्स कर रखे हैं ज्योमेट्री को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं, है ना, सिंपल से चैप्टर था, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्या है, AB इक्वल टू BC है इसमें, और BX इक्वल टू BY है ना, X और Y ये दो पॉइंट्स हैं। प्रूफ करना है हमें AX इक्वल टू CY। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली आप कर सकते हो इसको आसानी से, मैं भी आपको एक बार समझा देता हूं। क्या हमें बताया गया, AB इक्वल टू BC, तो इस बात को मैं X और Y के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या। तो AB को लिखा जा सकता है AX प्लस BX, है ना, इसी बात को लिखा जा सकता है X प्लस BX, और BC को लिखा जा सकता है BY प्लस CY, है ना। तो एक तरीके से ये आपका फर्स्ट है, और इसको मैं सेकंड अगर बोल दूं तो आप क्या बोल सकते हो, यूक्लिड्स एक्सियम्स जो थे उनके अकॉर्डिंग, कि अगर A इक्वल टू B C इक्वल टू B है ना, ये था ना, A इक्वल टू B है, C इक्वल टू D है, तो वी कैन राइट A माइनस C इज इक्वल टू B माइनस D, या फिर A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस D। तो आप लिख सकते हो ना, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। दैट मीन्स इसी वाले एक्सियम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं AX प्लस BX माइनस BX इज इक्वल टू BY, ठीक है, BY प्लस CY माइनस BY, है ना। तो BY साफ, BX साफ, बचा क्या, AX इक्वल टू CY। सिंपल सा, ऑब्वियस सा इसका प्रूफ हो गया ये, बस यही इसमें यूक्लिड्स एक्सियम्स का यूज था, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, अब ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्या कहा जा रहा है कि 1 इक्वल टू 3 है, 2 इक्वल टू 4 है, देन वी हैव टू प्रूव कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब फिर से ये एक्सियम का ही यूज है कि A इक्वल टू B है, C इक्वल टू D है, तो A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस D। तो एक्सियम का यूज बस इतना है कि यहां से हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, सॉरी एंगल 4। 1 प्लस 2 मिलके एंगल A है, और 3 प्लस 4 मिलके C है, सो दिस इज एंगल A एंड दिस इज एंगल C, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन अ प्लेन, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। मतलब जैसे मान लीजिए यही आपका एक प्लेन है,
ठीक है। इस प्लेन पे आपको 4 अलग अलग पॉइंट्स दे दिए जाएं और उन, ये एक प्लेन है ना जो आपको दिख रहा है, कोई भी प्लेन एज्यूम कर लीजिए, इसी तरीके का होगा। उस पे हमने कहा कि हम 4 पॉइंट्स अगर ले लें तो उससे कितनी लाइंस ड्रॉ हो पाएंगी। तो आइए यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना। देखिए मान लीजिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास है। उनसे कितनी लाइंस बन पाएंगी, तो देखिए कितनी बन पाएंगी। ठीक है, एक इसको ज्वाइन कर दिया, एक इसको ज्वाइन कर दिया, एक इसको ज्वाइन कर दिया, है ना, एक इसको ज्वाइन कर दिया, एक इनको ज्वाइन कर दिया, एक हमने इनको ज्वाइन कर दिया। कितनी लाइंस बन गई? 6 लाइंस बन गई है ना। एक एक करके आप काउंट कर लो। ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, ये आपकी सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, क्रॉस वाली एक हो गई फिफ्थ, और एक क्रॉस वाली हो गई सिक्स्थ। तो ये टोटल 6 लाइंस आपकी बन सकती हैं अगर 4 पॉइंट्स आपके इस प्लेन में गिवन है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट से होकर के आप एक एक लाइन फॉर्म कर सकते थे। ठीक है, तो बस यूक्लिड्स ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में आपका यही था। नेक्स्ट आप इससे रिलेटेड कुछ चैप्टर टेस्ट है, चैप्टर में तो यही था, बस देखते हैं टेस्ट में क्या ही क्वेश्चंस आप आते हैं, है ना। तो चैप्टर टेस्ट के बाद मिलते हैं फिर लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर के साथ। थैंक यू ऑल।